हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको जो है आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आप सभी को थीम उनकी क्या महत्वपूर्ण थीमें रखी गई हैं उसको भी देखेंगे। और इसके बाद हम 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 28 अक्टूबर से संबंधित होंगे सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ साथ जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप सभी को 70 से 80 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको बता दें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे कितने हो गए हैं 2300, लेकिन देखते कितने हैं 60 70 80, कभी कभी 100, कभी 120 ऐसे देखते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाएं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी मंथ के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनकी थीम। जैसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब? 10 जनवरी 2024, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, इसकी थीम रखी गई है। बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। थीम आप जरूर खुद से पढ़ लेंगे। भारतीय सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 2024 को मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, इसकी थीम रखी गई है। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2024 को। वानिकी दिवस 2024 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट हमारा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विश्व होम्योफीलिया दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस यह 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये हमारे 4 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी दिवस आते हैं उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे आज के पहले करंट अफेयर क्वेश्चन यानी 28 अक्टूबर के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79वां स्थान मिला है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो रूल ऑफ लॉ सूचकांक अगर पूछे किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह जारी किया जाता है विश्व न्याय परियोजना के तहत, जिसमें पहला स्थान मिला है डेनमार्क को। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। वहीं भारत को मिला है 79th रैंक, यानी कि भारत की 79वीं रैंक है। और नल्ला पाकिस्तान की रैंक कितनी है? तो 129 है। इस सूचकांक में अगर पूछे किसकी बात करी जाती है तो किस देश में भ्रष्टाचार के कितने किस प्रकार के भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था कैसी है और न्याय प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो इसी आधार पर जो है रूल ऑफ लॉ सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क का, 79 स्थान भारत की और 129 स्थान पाकिस्तान की है। अब बात करते हैं कानून या न्याय विधि की। इसका अनुच्छेद अगर पूछे कि विधि का शासन अनुच्छेद कितने में है, तो यह अनुच्छेद 14 में है। निःशुल्क कानूनी सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है। निःशुल्क कानूनी सहायता अगर पूछे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
भारत के वर्तमान विधि मंत्री कौन हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? यानी कि 50 से 91 मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर संजीव खन्ना जी। और वर्तमान में अगर पूछे कि अभी जो हैं कौन हैं, तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़ साहब हैं। कौन है? तो DY, बी नहीं है, DY चंद्रचूड़ साहब हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो 1987 के अधिनियम से हुई थी। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के विपक्षी नेताओं को जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को सखारोव पुरस्कार दिया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सखारोव पुरस्कार अगर पूछे किसके लिए दिया जाता है, तो मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए दिया जाता है। और कौन प्रदान करता है? तो यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? तो 1988 में हुआ था। और पहली बार किसे दिया गया था? तो नेल्सन मंडेला जी को दिया गया था। 2024 में अगर पूछे किसे दिया गया है, तो वेनेजुएला के जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें दिया गया है। किसके लिए? तो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए दिया गया है। विपक्ष के नेता का नाम है मारिया कोरिना और दूसरी हैं गोंजीलेज। तो इन दोनों को जो है 2024 का सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं कि सखारोव पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था? तो महसा अमीनी जी को दिया गया था, जो कि ईरान की थी। और इन्होंने जो नकाब होता है यानी जो बुर्खा होता है उसके खिलाफ जो है इन्होंने प्रदर्शन किया था वहाँ की महिलाओं के लिए। तो 2023 में सखारोव पुरस्कार महसा अमीनी जी को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है? तो शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछे कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात है। और किस देश में है? तो यह है वेनेजुएला देश में। किस देश में? वेनेजुएला देश में है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे ऊंची अगर पूछे ऊंचाई पर यानी, तो वो हो जाता है टीटीकाका झील। ठीक है। लेकिन अगर पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो है झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है मराकाइबो झील। वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे लानोज कहते हैं। वेनेजुएला की राजधानी का नाम है काराकस और यहाँ की मुद्रा का नाम है बोलीवर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, स्पेन की राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान के निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? एक बार फिर से पढ़ देते हैं। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान के निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका शुभारंभ किया जाएगा वडोदरा, गुजरात में। इसकी व्याख्या देखते हैं तो हमारे देश के पीएम मोदी जी और स्पेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है पेड्रो सांचेज, इन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है। किसको लेकर? तो 28 अक्टूबर 2024 को यानी आज के दिन इसमें समझौता किया गया है वडोदरा, गुजरात के लिए। यहाँ पे एक प्लांट लगाया जाएगा जिसका नाम रहेगा टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या बनाया जाएगा? तो इस कॉम्प्लेक्स में C295 विमान बनाया जाएगा, यानी कि C295 विमान यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें भारत के तरफ से टाटा कंपनी होगी और एयरबस की तरफ से, एयरबस जो कंपनी है ये स्पेन की कंपनी है, तो भारत की तरफ से टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी जो है मिलकर वडोदरा, गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के तहत इसमें जो है 40 विमान का निर्माण करने वाला है। लेकिन इसके तहत जो है स्पेन सबसे पहले अपने यहाँ बना के जो है भारत को 16 विमान देने वाला है। फिर बाकी के 40 विमान कहाँ बनाया जाएगा? वडोदरा, गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी मिलकर जो है इन 40 विमानों का निर्माण करने वाली है। और ये जो कॉम्प्लेक्स प्लांट लगाया जाएगा यही कहलाएगा पहली निजी असेंबली लाइन प्लांट, इसे कहा जाएगा। ठीक है। तो अगर पूछे भारत की पहली निजी असेंबली लाइन प्लांट कौन सी है, तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसका निर्माण वडोदरा और गुजरात में किया जाएगा। किसके द्वारा? तो स्पेन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? तो जर्मनी ने दिया है। किसके लिए? तो हथियारों की खरीदारी करने के लिए, कि आसानी से और जल्दी से हथियारों की खरीदारी हो जाए, उसके लिए जर्मनी ने भारत को विशेष राज्य का दर्जा समझ लीजिए दे दिया है। स्पेन अगर पूछे किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर। स्पेन और पुर्तगाल दोनों जो है आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। स्पेन के कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या नाम दिया था जब खोजा था 1492 में? 1492 में जब
कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज करी थी तो उसका नाम रखा था न्यू वर्ल्ड। और खोजने के लिए क्या निकला था? तो खोजने के लिए निकला था इंडिया। लेकिन उसने अपनी यात्रा को, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है और ये यूरोप का द्वीप है और यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो बाकी के जो है सभी के जो है खोजकर्ता जो निकले थे भारत की खोजने के लिए वो इस साइड से निकले थे, ठीक है। यानी कि जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में गए और पूरब की तरफ गए। लेकिन जो कोलंबस था वो किस तरह से निकला? ये जो है सोचा कि इसने बोला कि दुनिया गोल है, अगर कहीं से घूम के जाएंगे तो ये उत्तर मतलब भारत में ही पहुंचेंगे। लेकिन ये अपनी जो है यात्रा शुरू तो किया था सही सोच के, लेकिन ये इधर ऐसे जाते हुए यहाँ पे पहुँच गया। तो इसने सोचा कि जो है यहाँ पे स्थित है वो भारत, तब यहीं के जो लोग हैं रेड इंडियन के नाम से जाने गए थे। भारत की अगर बात करें कि नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है, एरोनॉटिकल लिमिटेड है। और पूछे किस क्रम की महारत्न कंपनी है, तो 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है। स्पेन की राजधानी का क्या नाम है? मैड्रिड है। इसी मैड्रिड में जो है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, चौथा प्रश्न, हाल ही में 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने क्षमा मांगी है? तो ऐसा किसने किया है? USA ने। क्यों किया है? आप सभी को पता है कि नवंबर माह में USA में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो यहाँ की 150 साल पुरानी जो इंडियन बोर्डिंग स्कूल की नीति थी उससे जो है क्षमा मांग लिया है किसने? जो बाइडेन जी ने। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यहाँ के जो अगर पूछे तो मूल इंडियन कौन थे, तो इन्हीं को जो है रेड इंडियन कहा जाता था। ये जो अमेरिकन है ये जो है बाहरी देश के थे, ये यहाँ पे आके बस गए हैं, ठीक है। जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको जो है रेड इंडियन कहा जाता था। तो इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के तहत जो है जो यहाँ के रेड इंडियन थे वो ही यहाँ के क्या हैं? मूल निवासी हैं। तो इनके जो बच्चे हैं इनको जो है इनके माता पिता से अलग करके इनको जो है बोर्डिंग स्कूल में इनके बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। और ऐसा कहा जाता था कि ये जो है अगर तुम लोगों से अलग रहेंगे तो ये हमारी तरह जो है बनेंगे, ठीक है। इसलिए जो है इनको अलग कर दिया गया था, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। और जो है यहाँ पे जो है 1869 है, 1869 में जो है की घटना है। यहाँ पे जो है बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को जो है डाल दिया जाता है और इस घटना से जो है यहाँ पे बच्चों की 1000 लगभग बच्चों की मौत हो जाती है। और इसी को लेकर जो है अभी जो बाइडेन जी ने क्या किया है, यहाँ के रेड इंडियन जो मूल निवासी है वहाँ से उन्होंने क्षमा मांगी है, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग होने वाली है तो वो जो है वहाँ के उन लोगों का समर्थन लेना चाहते हैं। और इन्होंने बोला है कि जो है जो 1869 की घटना थी उन बच्चों के लिए उन परिवारों से हम माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल के इन्होंने इस प्रकार की क्षमा मांगी है, तो याद रखेंगे। अगर बात करते हैं USA के उच्च सदन सीनेट में कुल कितनी सीटें हैं, तो USA में कुल अगर पूछे कितने प्रांत हैं तो कुल 50 प्रांत हैं और हर प्रांत में 2 सीटें हैं। तो अगर पूछे कुल कितनी सीटें हैं सीनेट में, तो यहाँ पे सीनेट में जो है 100 सीटें हैं। मोनुलोवा ज्वालामुखी अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो हवाई द्वीप पर स्थित है। इस हवाई द्वीप पर अगर पूछे अधिकार किसका है, तो USA का है। USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी, तो कमला हैरिस जी थी USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति। ये जो है अभी जो है राष्ट्रपति की उम्मीदवार पद से चुनाव लड़ रही हैं और किसकी तरफ से लड़ रही हैं, तो जो बाइडेन की तरफ से लड़ रही हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कामागाटा मारू प्रकरण किस देश में हुआ था, तो यह हुआ था कनाडा में, ठीक है। और कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। और यहाँ पे जो है कुछ भारतीय, एक जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू। ये जापान से जो है कुछ भारतीयों को लेकर जो है कहाँ गया था, कनाडा में। लेकिन इसको जो है कनाडा के एक द्वीप थी जिसका नाम है वैंकूवर द्वीप, वहाँ पे इस जहाज़ को जो है वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे उन्होंने भारतीयों को उतरने से मना कर दिया और बिना खाए पिए जो है फिर जो है वापस उनको भेज दिया। तो फिर जब ये वापस आते हैं कलकत्ता बंदरगाह पे, तो लगभग इसमें 134-35 लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है 2014 में जो वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस घटना के लिए भी क्षमा मांग ली है। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां प्रश्न, हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता किया है, तो एतिहाद रेल अगर पूछे किसकी है, तो यह है UAE की। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राइट्स लिमिटेड ये भारत की तरफ से और एतिहाद रेल के बीच जो है क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो राइट्स किसकी है, इंडिया की, और एतिहाद किसकी है, UAE की है। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ है किसको लेकर, तो यह समझौते का उद्देश्य है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं UAE की राजधानी का क्या नाम है, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यहाँ का दिरहम है।
आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह यूएई में आयोजित हुआ है। और पूछे कि कहाँ पे होना था? बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहाँ पे कुछ विद्रोह हो जाने के कारण T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया? यूएई में किया गया था। फाइनल मैच किसके बीच खेला गया था? तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड पहली बार जो है महिला T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है। COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई में किया गया है। हार्मुज जल संधि किन दो जलभागों को जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, आप सभी देखते होंगे कुछ इस प्रकार से। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इतने में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप, और ये हमारा प्यारा भारत हो जाता है। यहाँ पे जो है ये अरब प्रायद्वीप है, जिसमें आपके ओमान, कतर, सऊदी अरब, दुबई, ये सभी शहर जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है एक वो पड़ता है, खाड़ी पड़ता है, जिसका नाम है हार्मुज की खाड़ी। तो हार्मुज की खाड़ी ऊपर पड़ता है, और नीचे जो है कौन सी खाड़ी पड़ती है? ओमान की खाड़ी। इसके बीच में जो जोड़ने वाली जल संधि है उसे ही बोलते हैं हार्मुज जल संधि। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ ऊपर हो जाता है लाल सागर और नीचे हो जाता है अदन की खाड़ी, और इसके बीच में जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? बाब अल मंदेब। तो यहाँ पे हार्मुज जल संधि, और इधर जो है बाब अल मंदेब हो जाता है, जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है, और यहाँ पे ओमान की खाड़ी से और ये फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला है हार्मुज जल संधि। तो ये भी आपको याद रख लेना है। COP 28 का आयोजन यूएई में किया गया है, जबकि COP 16 का आयोजन, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, इसका आयोजन 2024 में कोलंबिया में किया जाएगा। और वहीं पूछे COP 29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो यह महत्वपूर्ण पुस्तक है रतन टाटा जी की, उन्हीं की पूरी लाइफ पे लिखा गया है। और किसने लिखा है? थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रतन टाटा ए लाइफ, या इसके लेखक अगर पूछे कौन है, तो पूर्व आईपीएस थॉमस मैथ्यू जी हैं। इन्होंने रतन टाटा जी के पूरी लाइफ पे जो है प्रकाश डाला है। तो ये पुस्तक आप सभी को पढ़ना भी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर पूछे कि यह पुस्तक जो है कहाँ से पब्लिश करी जाएगी, तो कोलिंस पब्लिकेशन बुक से इसे प्रकाशित की जाएगी। परमिल नाथवानी की पुस्तक का क्या नाम है? तो कॉल ऑफ द गिर इनकी पुस्तक का नाम है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी की है। एस अगेंस्ट वोट्स किसकी पुस्तक है? तो सानिया मिर्जा की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। और नो स्पिन यह सेनवान की पुस्तक है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया है? तो यह पैदल सेना के लिए है। तो पहली बार कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस यानी पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार जो है मनाने की शुरुआत अगर पूछे कि किस रीजन से शुरू किया गया है, तो यह 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में भारत की जो पैदल बटालियन थी उसको जो है कहाँ भेजा गया था युद्ध करने के लिए? तो श्रीनगर में भेजा गया था। तो पहली बार, और भारत जो है आज़ाद भी कब हुआ था? तो 1947 में ही आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे श्रीनगर में सिख रेजिमेंट को पहली बटालियन के रूप में मैदान में उतारा गया था। किससे युद्ध करने के लिए? तो जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे जो है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरी सिंह, इनके जो है बिले पत्र पे साइन नहीं किए थे। ठीक है, ये बोल रहे थे कि ना तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा और ना मैं कहाँ जाऊंगा, हिंदुस्तान में, मैं एक स्वतंत्र देश बनाऊंगा। तो उस टाइम पे बोला सबने कि ठीक है आप स्वतंत्र बना लीजिए। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने, जैसे पाकिस्तान को 1947 में 14 अगस्त को आज़ादी मिली, उसके 2-3 दिन बाद ही क्या किया, इस मतलब 1 महीने बाद इसने क्या किया था, पाकिस्तान ने राजा हरी सिंह के ऊपर अटैक कर दिया है। ठीक है, तो ये भागते हुए आए भारत में। नेहरू जी से बोले कि जो है मुझे आपके साथ मिल जाना है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। तो नेहरू जी ने बोला आप बिले पत्र पे साइन करिए तभी हमारी सेना जाएगी। तो इन्होंने साइन किया। फिर इसके बाद भारत की सिख रेजिमेंट को पहली बार जो है मैदान में उतारा गया था। और कब? तो 27 अक्टूबर को। इसलिए राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन फोर्स डे। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को, और यूएनओ डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नृत्य और पद्मश्री विजेता कानक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? तो इनका संबंध जो है गुस्साड़ी लोक नृत्य से ये संबंधित थे।
इन्हें जो है प्यार से गुस्साडी राजू भी कहा जाता था। ठीक है, तो लोक नर्तक कनक राजू जी को प्यार से गुस्साडी राजू भी कहा जाता था। इनका संबंध अगर पूछे किससे है तो गुस्साडी लोक नृत्य से ये संबंधित हैं और इसके ये प्रसिद्ध कलाकार भी थे। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था तो तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये जो गुस्साडी लोक नृत्य है इसे जो है राजगोंड जनजाति, जो तेलंगाना की राजगोंड जनजाति है उसे मनाती है। जो उसके कुंवारे पुरुष होते हैं वो मनाते हैं किसके लिए, महिलाओं के लिए, यानी कि वहाँ की लड़कियों को मतलब क्या उसको बोल सकते हैं कि इम्प्रेस करने के लिए, विवाहित करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए यहाँ के जो कुंवारे पुरुष हैं इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, तो लोक नर्तक कनक राजू का संबंध किससे हो जाएगा, गुस्साडी लोक नृत्य से संबंधित हो जाएगा। छऊ लोक नृत्य ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में मनाया जाता है। चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक में मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन को भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद्मा सुब्रमण्यम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है तो भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इन्हें भी जो है भारत का सर्वोच्च हाईएस्ट पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती जी को अगर पूछे कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है तो इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी है तो इनका खेल है हॉकी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रानी रामपाल ये इन्हें जो है हॉकी की रानी भी कहा जाता है। इन्होंने अब तक अपनी लाइफ में 120 गोल कर दिए हैं। ठीक है, और ये कहाँ की हैं, हरियाणा की हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और इनकी जो जर्सी नंबर है, जर्सी नंबर इनकी कितनी है 28 है। इसको भी रिटायर कर दिया गया है, यानी कि अगर किसी भी जर्सी को रिटायर कर दिया जाता है तो उसे फ्यूचर में उसे उस नंबर की जर्सी कोई नहीं पहनेगा। बात करते हैं कि इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो किसी महिला के नाम पर पहला हॉकी स्टेडियम या फिर कोई भी स्टेडियम बनाया गया है अपने भारत में, और वो कहाँ बनाया गया है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में बनाया गया है हॉकी का स्टेडियम। ठीक है, इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है और इन्होंने भी अभी संन्यास की घोषणा कर दी है तो ये हॉकी के फेमस गोलकीपर हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है तो अपने भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में संन्यास लेने वाले राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं तो स्पेन के हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है तो वर्तमान में हरमनप्रीत सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवाओं के लिए पहले मिड डे कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है तो किसके सिविल सेवाओं के लिए तो आसियान के सिविल सेवाओं के लिए। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने मिड डे कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है और यह पहली बार किया गया है। और इसमें जो है अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ करी गई है तो मैसूरी और नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिविल सर्वेंट को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि किसके होंगे तो बिम्स्टेक के ये सिविल सर्वेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि सिविल सेवा के जनक कौन हैं, कॉर्नवालिस थे। UPSC का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो 315 में किया गया है। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए किस कमीशन की सिफारिश की गई थी तो लोक सेवा आयोग की गठन करने के लिए ली कमीशन की स्थापना की गई थी। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं तो 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से अभी बता देते हैं। और बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो ढाका में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 312 में किया गया है। ऑल इंडिया सर्विस के तहत अगर पूछे कौन कौन से जॉब आती हैं तो इसमें IAS, IPS और IFS आती हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्विस के नाम से जानी जाती हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है कि जो है थोड़ा सा जल्दी से बना देंगे, ऐसे बस समझने लायक हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा भारत, यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका, इसके ऊपर हो जाएगा नेपाल और यहाँ पे भूटान हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान,
यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश और इसके पूर्व में हो जाएगा म्यांमार। तो कितने देश हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सभी 7 देश जो हैं शामिल हैं। अब आप सभी को बताना है कि इनका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने बता दिया सभी नाम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं, ठीक है। 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से नाम हैं, भारत के आसपास मैंने बता दिया किसकी लोकेशन कहाँ पे। ये एक छोटा सा नल्ला पाकिस्तान है, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। नल्ला पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बाकी के इन 7 देशों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैंने बता दिया कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन करेंगे तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।